जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप में से जो लोग इस चैनल को रेगुलरली फ़ॉलो करते हैं, वो जानते हैं कि पिछले 2 महीने में मैंने ये पर्सनल वीलॉग्स का जो सिलसिला है, जो मैं अपने ख़यालात आप तक पहुँचाता हूँ, वो बंद किया हुआ था। आप उसकी वजह भी जानते होंगे अगर आप मुझे रेगुलरली देखते हैं कि मैं 2 महीने पाकिस्तान में था, तकरीबन पौने 2 महीने जून और जुलाई मैं पाकिस्तान में था। तो वहाँ पर आपको पता है कि वक़्त जो है वो उतना नहीं होता था कि मैं जो पॉलिटिकल व्लॉग्स हैं एएसएम टुडे पर वो भी करूँ और जो ये मेरे अपने ख़यालात हैं वो भी आप तक पहुँचाऊँ बावजूद इसके कि मैंने कोशिश बहुत की। लेकिन एक रेस अगेंस्ट टाइम थी कि कम वक़्त में जो कुछ हो सके मुलाकातें, हालात जो हैं उनका जायज़ा वो किया जाए और उसमें ये सिलसिला मुझे बंद करना पड़ा, अगरचे मेरे पॉलिटिकल व्लॉग्स जो हैं वो तो आप तक पहुँचते रहे होंगे। बहरहाल आज जब मैं वापस पहुँचा हूँ और ये सिलसिला रिज़्यूम कर रहा हूँ, 2-3 दिन पहले मैं वापस आ गया था यहाँ अपने घर पे अमेरिका में। तो मैंने सोचा कि अब इस सिलसिले को जो है वो दोबारा ताज़ा किया जाए, अपने ख़यालात आप तक पहुँचाए जाएँ और हमेशा जब मैं पाकिस्तान जाता हूँ, तो एक सवाल मुझसे होता है कि जी इस दफ़ा आपने पाकिस्तान में क्या तब्दीली देखी? और जब मैं वापस आता हूँ, तब यहाँ पे भी लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जी आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? पाकिस्तान के क्या हालात हैं? वग़ैरह-वग़ैरह। तो मेरा ख़्याल है कि यही आज के इस व्लॉग के लिए मौज़ू बेहतर रहेगा कि मैंने इन 2 महीने में क्या देखा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू रोज़ाना की बुनियाद पर आप तक पहुँचती रहे। मैं अब इस सिलसिले को दोबारा से जो है वो रेगुलर करूँगा और कोशिश करूँगा कि रोज़ाना आपके साथ किसी न किसी मौज़ू पर बात होती रहे। पहला जो मेरे ज़हन में ख़्याल आता है, मैं नवंबर में पाकिस्तान गया था और उस वक़्त ज़ाहिर है इमरान ख़ान साहब की हुकूमत थी, 1 महीना मैंने वहाँ गुज़ारा, उसके बाद अब तकरीबन 6 महीने के बाद मैं जून में दोबारा गया था और अप्रैल में जैसे कि आप सब जानते हैं कि हुकूमत बदल चुकी थी, तकरीबन 2 महीने हुकूमत बदले हो गए थे, 2 ढाई महीने और उसके बाद जो इमरान ख़ान साहब का बयानिया है वो भी हमने देखा कि किस तरह से लोगों तक पहुँचा या उन्होंने पहुँचाने की कोशिश की। मेरे वहाँ होते हुए ज़िमनी इंतख़ाबात भी हुए। बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया मैंने तकरीबन पूरा पंजाब, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर इन तमाम जगहों पर मेरा जाना हुआ। मैं खुद जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे रूरल एरियाज़ में मैंने बहुत ट्रैवल किया, बहुत लोगों से बात की और मुझे ये जो मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोग हैं, उनके ख़यालात जानने का मौका मिला। तो मेरा ख़्याल है कि अगर मैं एक तक़ाबली जायज़ा करूँ कि नवंबर में क्या था और अब जून-जुलाई में मुझे क्या देखने में आया, तो बहुत से ऐसे लोग जिनसे मेरी दोनों दफ़ा मुलाकात हुई और बात हुई, नवंबर में भी वो तंग थे। इमरान ख़ान साहब की हुकूमत के 3 साढ़े 3 साल से लोग बहुत तंग थे और उनमें से बहुत से लोगों ने मुझे ये कहा कि हम जब अगली दफ़ा इंतख़ाबात होंगे, तो इमरान ख़ान साहब को वोट नहीं देंगे। ये मैं नवंबर की बात कर रहा हूँ। उन्हीं में से बहुत से ऐसे लोग जिनसे मैं इस दफ़ा दोबारा मिला, मैंने देखा कि वो दोबारा इमरान खान की तरफ पलटना शुरू हो गए हैं, बल्कि मेरे एक अज़ीज़ हैं, उनके हलके में तो ज़िमनी इंतख़ाब भी था और उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, हमने इस दफ़ा दोबारा इमरान खान साहब को वोट दिया है। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या आपने वोट उनको इसलिए दिया है क्योंकि आप समझते हैं कि एक साज़िश के नतीजे में उनकी हुकूमत गई और अमेरिका ने जो है वो गुलाम बना लिया है वगैरह-वगैरह जैसे कि इमरान खान साहब का इसरार है जो अपनी तकरीरों में वो दोहराते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे साफ कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे फैसले की बुनियाद सिर्फ़ ये है कि जो महँगाई बढ़ गई है, जो पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ गई हैं क्योंकि डीज़ल ज़ाहिर है जब ये ट्रैक्टर चलता है देहात में या ट्यूबवेल चलता है उसमें इस्तेमाल होता है, बिजली इस्तेमाल होती है, उसकी कीमतें उन्होंने कहा कि हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गई हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि महँगाई जो एशियाई ख़ुर्द-ओ-नोश हैं, वो इतनी बढ़ गई हैं कि हम बहुत ज़्यादा तंग हैं और हमारी जो उम्मीद थी कि शायद इसके बाद हुकूमत की तब्दीली के बाद कोई हमें रिलीफ़ मिलेगा, बल्कि हम पहले से ज़्यादा बुरे हालात का शिकार हो गए हैं और सिर्फ़ इस बुनियाद पर हमने अपना फ़ैसला किया है।
इसी तरह जब मैंने अपने गाँव में या अपने दीगर दोस्तों से बातचीत की जो ज़राअत से वाबस्ता हैं, उनको भी मैंने ये देखा कि वो निस्बतन जब वो कंपेयर करते हैं तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हम इमरान खान साहब की हुकूमत में भी कीमतें कुछ बढ़ी थीं, खाद की, स्प्रे की, बीज की कीमतें बढ़ी थीं, लेकिन जो सूरत-ए-हाल इस दफ़ा हो गई है और ख़ास तौर पर क्योंकि गर्मी थी, बिजली का बहुत मसला था, पेट्रोल की कीमत मेरे होते-होते जो है, वो 3 दफ़ा 30-30 रुपए करके बढ़ी। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से जो हमारे ऊपर बोझ पड़ा है, वो नाक़ाबिले बर्दाश्त हो गया है। अब यहाँ पर एक आर्गुमेंट ज़रूर पैदा होता है जो मेरे मुस्लिम लीग नून से या पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले दोस्त जो हैं, वो मुझसे कहते हैं कि जी देखें, ये लोग इस दफ़ा तो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब के दौर में भी तो यही सूरत-ए-हाल थी। बात ये है कि जैसे मैंने कहा, लोग तक़ाबुल करते हैं। लोग ये कहते हैं कि उस वक़्त भी सूरत-ए-हाल बुरी थी, लेकिन इतनी बुरी नहीं थी जितनी अब है। सो आज की बुनियाद पर जब लोगों को फ़ैसला करना है, तो जो सूरत-ए-हाल उनके सामने है, वो उस बुनियाद पर फ़ैसला करते हैं। ख़ास तौर पर उस वक़्त जब ये हुकूमत ये कह के लोगों के सामने आई थी कि हम आपको इन तमाम मसाइल से निजात दिला देंगे, जो इमरान खान साहब की हुकूमत में आप को दरपेश हैं। अगर आपको याद हो कि बिलावल भुट्टो साहब ने तो कराची से इस्लामाबाद तक एक महँगाई मुकाओ मार्च किया था, बल्कि अभी आने से चंद दिन पहले जब मैं ट्रैवल कर रहा था कराची की तरफ, तो मैंने देखा कि जा-बजा सिंध के अंदर वो महँगाई मुकाओ मार्च जो है, उसके बैनर्स और उसके पोस्टर्स अभी तक लगे हुए हैं सड़कों के किनारे, और वो अब एक तरह से एक जो है बड़ा क्रूअल जोक बन गए हैं कि अब आप उनको देखें और जो सूरत-ए-हाल लोगों को दरपेश है, वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है जो उनसे वादे किए गए थे। इसी तरह जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती रहीं तो मैंने जहाँ-जहाँ गया, मैंने पेट्रोल पंप पे अगर पेट्रोल डलवाया गाड़ी में, किसी जगह मैं खाने के लिए बैठा हूँ या मैंने किसी के घर पे किसी से बात की है, तो हर जगह मैं जो सेल्समैन थे उनसे पूछता था कि जी क्या सूरत-ए-हाल है? क्या लोग तंग हैं? क्या आपकी सेल कम हुई है? तो कुछ ना कुछ सेल में ज़रूर फ़र्क पड़ा है, लेकिन मुझे यही कहा लोगों ने कि ब ब जो ये खरीदो-फ़रोख्त पेट्रोल की या अशियाए ख़ुर्द-ओ-नोश की है, उनसे वाबस्ता थे। उन्होंने कहा कि लोग तंग ज़रूर हैं, शिकायत ज़रूर करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हमारी सेल जो है वो बहरहाल जारी है, उसमें कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। इब्तदाई चंद दिन में शायद लोग थोड़े-से रिलक्टेंट हों, लेकिन उसके बाद जो है वो फिर कारोबारी ज़िंदगी आगे चल पड़ता है। उससे मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के लोगों में बहरहाल एक रेज़िलियंस ज़रूर मौजूद है कि वो जब इस किस्म के हालात उनको सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं, उन्हें इसका कोई इलाज ढूँढना होता है, तो वो फिर नए तरीके ढूँढते हैं जिनसे वो सर्वाइव कर सकें। मसलन इस दौरे के दौरान मैं बहुत से ऐसे लोगों से मिला जिन्होंने अपनी बड़ी गाड़ियाँ खड़ी करके छोटी गाड़ियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, या छोटी गाड़ियों को जो है वो खड़ी करके मोटरसाइकिल इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, या इवन अगर वो उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो मैं ऐसे लोगों से भी मिला जिन्होंने कहा कि हम ख़ास तौर पर लाहौर में, इस्लामाबाद में, जहाँ-जहाँ ये मेट्रो बसेज़ और ऑरेंज ट्रेन मौजूद है, उन्होंने कहा कि हमने कम से कम 8-10 ऐसे लोगों से मैं मिला अपने हल्का अहबाब में, जिन्होंने कहा कि हमने अब ये पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करनी शुरू कर दी है, क्योंकि पेट्रोल हमारी पहुँच से बहुत बाहर हो गया है। इसी तरह मेरे एक दोस्त हैं जो ये तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, प्राइवेट तालीमी इदारा चलाते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास इस वक़्त जो समर की क्लासेस हैं, उनमें एनरोलमेंट बहुत कम हो गई है इस साल, क्योंकि वालिदैन ये समझते हैं कि बजाय इसके कि हम समर की क्लासेस लें, बेहतर है कि वो पैसे बचा लें और जब रेगुलर सेशन शुरू हो, तो फिर हम अपने बच्चों को जो है वो स्कूल में या कॉलेज में भेजना शुरू करेंगे अगली क्लासेस में। लोगों ने जो शादी-गमी के मौके पर या और दीगर अखराजात थे, मसलन कभी आउटिंग कर ली, कभी कोई बच्चों के लिए कोई एक्स्ट्रा चीज़ ले ली, वो अखराजात कर्टेल करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन बॉटम लाइन जो है, वो जो इस पूरे 2 महीने में मुझे ये बार-बार एहसास हुआ कि
اگر کہیں جو یہ جو اتحادی حکومت ہے اور مسلم لیگ نون ہے، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ لوگوں کو یہ سمجھا سکیں گے کہ جو مشکلات ہیں وہ پچھلی حکومت کی وجہ سے ہیں، تو کم از کم مجھے یہ لگا کہ وہ بہت بری طرح ناکام ہوئے ہیں اپنی اس کوشش میں، بلکہ عمران خان صاحب کے دور کی جو مہنگائی، جو مسائل تھے، وہ بھی اب اس اتحادی حکومت کے کھاتے پڑ گئے ہیں اور لوگوں نے یہ مقابلہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ اس کے مقابلے میں تو عمران خان صاحب ہی ہمیں بہتر تھے۔ آج اگر انتخابات ہوں تو مجھے کوئی شبہ نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ایک بڑی زبردست میجورٹی لے کر واپس اقتدار میں آئیں گے، ان کا راستہ کسی کے لیے روکنا ممکن نہیں ہوگا۔ اور جب ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کوئی دھاندلی یا کوئی ریزلٹس کو مینور کر سکیں، جس کا ہم نے ایک جو شاخسانہ ہے وہ ان ضمنی انتخابات میں بھی دیکھا۔ پنجاب میں جو 20 نشستوں پر انتخابات ہوئے تھے، جس میں بہت سرپرائز کر کے سب کو پی ٹی آئی نے 15 نشستیں جیتیں۔ سو اس وقت کی صورتحال جو مجھے نظر آئی وہ تو یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پہنچائی کہ لوگ موجودہ حکومت سے بہت تنگ ہیں، وہ واپس عمران خان صاحب کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر رورل ایریاز میں، جنوبی پنجاب میں مجھے عمران خان صاحب کا جو یہ سازش والا بیانیہ ہے وہ کوئی اتنا زیادہ نظر نہیں آیا کہ میں یہ کہوں اکا دکا گاڑیوں پر یہ امپورٹڈ حکومت نامنظور یا کیا ہم غلام ہیں، اس قسم کی چیزیں مجھے دیکھنے کو ملی، لیکن اس کے باوجود کوئی ایسا نہیں تھا کہ میں جہاں لوگوں سے بیٹھوں لوگ مجھے یہ سنا رہے ہوں کہ جی دیکھیں ہمیں اس حکومت نے غلام بنا دیا ہے اس لیے ہم عمران خان صاحب ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ جو تھا اور ہے اور رہے گا آگے چلتے ہوئے وہ یہ ہے کہ جو مہنگائی ہے، جو معاشی مسائل ہیں عام آدمی کے، جس شخص کے گھر میں 2 وقت کی روٹی نہیں ہوتی آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے کہ جی دیکھیں یہ تو پچھلی حکومت کر گئی ہے۔ وہ آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ آپ پھر کس مرض کی دوا ہیں، آپ اگر یہ نہیں کر سکتے تھے تو آپ نے اقتدار سنبھالا کیوں؟ یہ وہ ملین ڈالر کوسچن ہے جس کا بظاہر اس وقت اس حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اول تو مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ یہ حکومت اپنا اگلا سال پورا کر سکے گی، لیکن اگر یہ پورا کر بھی گئے تو مجھے لگتا ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی جو کشتی میں بوجھ ہے ان تمام مسائل کا وہ مزید بڑھتا جائے گا اور وقت بہت کم ہے کہ یہ اپنے لیے کوئی گراؤنڈ ریکور کر سکیں۔ بہرحال ان تمام چیزوں پر آئندہ بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی، آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میری گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آج اتنا ہی، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔